हमारा निवेदन स्वीकार करके आज महाशिवरात्रि के महान पर्व पर आज आपने 657 भी क्लास ली है। 650 दिन पार कर चुकी है ये क्लास, और लगातार अनवरत परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के कृपा आशीर्वाद से और हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी परमादेव जी के मार्गदर्शन में, और हमारे सबसे जो कुशल नेतृत्व कहेंगे जिन्हें हम पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के चीफ जनरल मैनेजर आदरणीय पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से और उनकी सहभागिता से 5:30 बजे से वो उस क्लास में जुड़ जाते हैं अपने सभी वैज्ञानिकों के साथ। और किसान और वैज्ञानिकों का जो संवाद होता है, जैसा आपने कहा है कि योग के साथ आहार जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम आहार को सात्विक नहीं रखेंगे, शुद्ध नहीं रखेंगे, तो योग करने का प्रभाव नहीं रह पाता है। और योग अपना प्रभाव आहार जब हम साथ जैव विषैला करते हैं, केमिकल युक्त करते हैं, तो वो नहीं रह पाता है। और मैं आप ओम का जीवन का आधार बना करके और हम ओम को जपते रहें। और मैं आपको आपने आज बताया कि हमें कभी भी लंबी लंबी सांसें लेते रहना चाहिए। ये आज का आपने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है कि हमें कभी भी हम लंबी सांसें लेते रहें। यह जो है एक प्राणायाम होता रहता है। और हमारे इसमें आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, वो तो मेड़ों पर चलते रहते हैं और अनुलोम विलोम करते रहते हैं, चलते चलते करते रहते हैं। उन्होंने हमने देखा है जब प्रवास पे गए हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी बीच में बताते हैं कि जब यात्रा कर रहे हो, कभी भी कहीं जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो, बस में हो, कार में हो, तो अनुलोम विलोम आराम से कर सकते हैं। और वह परम पूज्य स्वामी जी ने अभी भोपाल में पहुंच करके और जब बोट क्लब में जो है क्रूज में जो है अनुलोम विलोम हम सबको कराया और वहां से संतोष दिया। आज हमारे इटारसी का हम जो गोपीढ़ी धाम का दर्शन कर रहे हैं, हम सभी अपने मित्रों को आदरणीय रामानुज मौर्य जी सहित सभी साथी भाइयों को यहाँ से प्रणाम करते हैं कि आप लोग ऐसा नृत्य जो है योग क्लास जो कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ का कार्य कर रहे हैं, आप लोग इस प्रकार का करते रहें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 5:30 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक जो क्लास चलती है, इसमें हम प्राणायाम करते रहते हैं, आधा घंटा अनुलोम विलोम करते हैं, आधा घंटा कपालभाति करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करते रहते हैं और मार्गदर्शन लेते रहते हैं। यह भी एक कार्यक्रम चलता है जिससे हम सबको पूर्ण योग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब मैं आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कल संवाद आया था, हम जैविक खेती की चर्चा करते हैं, सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हैं, हम आज समाज में जो स्थिति चल रही है उस पर भी हम इस योगाहार कार्यक्रम में चिंता करते हैं, राष्ट्र सेवा धर्म की चिंता करते हैं, प्राकृतिक जैविक खेती की चिंता तो करते ही है। आज हम जैविक प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन कैसे बनाए? हमारे माननीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, इनका सपना है कि हम, इनका अभियान है कि हमको प्राकृतिक जैविक खेती को जन आंदोलन बनाना है। वो कैसे बनाए, हमारा क्या सहयोग हो सकता है इसमें? सदन से हम सुझाव के लिए आज हमने विशेष सत्र रखा है। इसमें हम हर व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे कि आप अपने सुझाव दें कि हम इसको जन आंदोलन कैसे बना सकते हैं अपने स्तर से, सरकार से बिना अपेक्षा के। हम कितना, क्या हमारे पास क्या उपाय है, क्या आइडिया है, जिनके पास कई व्यक्ति भाई बहनों के पास एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया मिल सकते हैं जिससे हम इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बना सकें। जैसा कि नर्मदापुरम में जन आंदोलन बन गया है, नर्मदापुरम में इटारसी, नर्मदापुरम पूरा जिला जो है, सरकार, प्रशासन और शासकीय महाविद्यालय भी योग का जो है योग शिविर करने लगे हैं और जैविक खेती पर किसान संगोष्ठी करने लगे हैं। हमारे कमलेश गौरव साहब जहां भागवत कथा होती है वहां योग कराने लगे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने बोला था, कल मैंने क्लास में बताया था कि नर्मदापुरम में भागवत के साथ योग शिविर होने लगे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारे इस क्लास में देश भर से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, तहसीलों से, गांव से हमारे किसान भाई, हमारे वैज्ञानिक भाई और योग साधक, योग शिक्षक जुड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा उनसे कि हमको ये आंदोलन कैसे जन आंदोलन बने, इस पे हम सबका सुझाव चाहते हैं। हमारे भाई बहन जो पहले
अपना कोई मन में अगर विचार है तो उनको चाहूंगा कि आप आए और इस सदन में अपना सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें। हमारे गोदड़ी धाम से भी भाई बहन कोई भी तो वहां से भी अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी भाई बहन जो करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित है। हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं उनको आमंत्रित कर लूंगा, या अनुमोद करके भी अपना परिचय देने के साथ अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं मैं सदन में मैं इस सदन को दिशा मिले, आज के सदन को दिशा मिले, मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं पतंजलि पीठ से कि वो आए और हम सबको इस सदन में मार्गदर्शन दें और दिशा देने का कष्ट करें ताकि हम लोग उस विषय पर चर्चा कर सके। आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित हैं। आज की इस सभा में उपस्थित सभी साथियों को, सभी योग साधकों को और जैविक खेती के ऊपर चिंतन करने वालों के ऊपर जो रुचि रखते हैं, सभी का बहुत अभिनंदन है। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि हमारे जीवन में उल्लास, नई उमंग लेकर के आए, ऐसी हमारी कामना है। सभी के प्रति यह विश्वास भी है कि हम इसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। योग की कक्षा के साथ साथ जो संवाद होते रहा वो भी बहुत उत्तम था। उसके लिए भी हमारे आज के योग शिक्षक जी को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। आज की जो चर्चा प्रस्तावित है कि हम इस देश को ये जन आंदोलन के रूप में किस प्रकार से करें, इसके बारे में हमारे बहुत साथियों के, मुझे विश्वास है कि बहुत सारे विचार उनके होंगे और मैं भी कुछ सुझाव के रूप में जो चीज हो सकती है वो उसके बारे में देने का प्रयास करूंगा। और यह देश बहुत विशाल है, इसमें कई सारी जलवायु क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर जलवायु क्षेत्र है। किसान के काम करने की पद्धतियां अलग अलग हैं, उनके उसमें उगने वाली फसलें अलग अलग हैं। उस फसलों के साथ साथ वहाँ पर जो जो वन क्षेत्र है या जो ऐसा क्षेत्र है वो भी अलग है। वहाँ पर रहने वाले प्राणी भी अलग अलग तरह से उनके वो रहते हैं। और मौसम भी जो है, मौसम, जलवायु, वर्षा ऋतु, ये सब चीजों का भी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें रखी गई हैं। तो हमारा देश एक जो है ना, विविधताओं का देश है। तो कोई भी एक ही पद्धति यहाँ पर लागू नहीं होती है। इस पद्धति को जो भी पद्धति लागू होगी वो स्थान विशेष की विशेषता, जो वहाँ पर विशेषताएं हैं उसके आधार पर वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं और वहाँ के जो उसके सहयोगी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उन्होंने अपने स्तर से थोड़ा सा प्रयास भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि उसके बिना सरकार की योजनाएं तो एक तरह से होती हैं, लेकिन उसको अपने लोकल, स्थानीय लेवल पर उसको परिवर्तित करते हुए उसमें श्रेष्ठतम उसका उपयोग निकालते हुए वहाँ के स्थानीय जो है, हमारे जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं, जो अन्य व्यक्ति हैं जो कि इस तरह से रुचि रखते हैं, वो उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है बड़ा प्रासंगिक है कि इसको जन आंदोलन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो मैंने बताया कि हम हमारे क्षेत्र की विशेषताओं को समझते हुए, उसमें समझ बनाते हुए, तो ये समझ बनाने का काम मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी समझ कैसे बनेगी। ये व्यक्तिगत समझ है तो व्यक्तिगत समझ होती है और एक सामूहिक समझ होती है। व्यक्तिगत समझ तो सबकी अलग अलग है और सबकी अपनी अनुभव के आधार पर उनकी एक समझ है या उनके ज्ञान है, उनकी एक जानकारी है। इसको एक सामूहिक समझ में कैसे परिवर्तित करना है, इस पर शायद अगर हम आज बातचीत करते हैं तो हम इस जन आंदोलन की बात को प्रासंगिक बनाते हुए ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, उस तरफ आगे कदम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सब अगर हमारी समझ बन भी गई तो वो सब काम भी एकदम से हो जाएगा। इसको करने के लिए हमें अपना समय लगेगा, अपना प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ अनुभव आएंगे,
कुछ अनुभव के आधार पर गलतियां होंगी, गलतियों के आधार पर हमें पुनः अपने कार्यों को पुनः फिर से अपना फोकस करना पड़ेगा, परिवर्तन करने पड़ेंगे, आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे, और उसको अपनी सामाजिक जो भी चीजें हमारी है, जो हम सामाजिक रूप से करते हैं, उसमें उसको डालना पड़ेगा। जैसे कि आज उदाहरण बताया जा रहा था कि हम भागवत कथा के साथ साथ हम योग करने लग गए हैं। तो उसी भागवत कथा में अगर हम जैविक खेती के ऊपर भी थोड़ा सा विचार अगर डाल देते हैं, तो इसका प्रभाव 2 in 1 या 3 in 1 की जो हम बात करते हैं, साथ साथ मिलकर के ये सब चीजें भी सुगम हो जाती हैं। और भगवान के नाम के साथ अगर हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं, तो शायद उसमें हम और बेहतर कर सकते हैं। हमारे जो साथी हैं प्रदीप राज जी ने अपने, उनके वहाँ जब शादी हुई थी, उन्होंने एक जो आमंत्रण पत्र है उसमें गौ गौ माता के ऊपर आधारित उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया था। एक छोटी सी पुस्तिका बनाई थी। मुझे भी एक पुस्तिका मिली जब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसा करते हुए उन्होंने भी अपना अनुभव बताया जब उनके साथ बातचीत हुई, कि इस पुस्तिका को जिसको भी दिया उन्होंने इसको अपने पास रखा हुआ है, संजो के रख रखा है, क्योंकि वो हमारी आत्मीयता के साथ, हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ, हमारे जो भावनात्मक चीजों के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसलिए वो चीज उसको रख रहे हैं। अब उसके आधार पर कार्य कितना कर रहे हैं वो आपकी व्यक्तिगत रूप से होगा। तो ऐसे हमारे बीच में ही बहुत सारे अनुभव हैं कि हम इसको जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने स्तर से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारी अपनी पहले व्यक्तिगत समझ को और अपनी पर्सनल समझ के आधार पर जो हमने समझा, उसको हमने एक सामाजिक समझ के रूप में परिवर्तित करना है। तब जाकर के ये आंदोलन की बात होगी कि हम एक उसको एक वृहद रूप से, जब सब लोगों की समझ एक दिशा में, उसकी हमें दिशा मिल जाती है, उससे हम कार्य करने लगते हैं, उसके बारे में हम सामूहिक रूप से सोचने लगते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो इस दिशा में बहुत सारे हमारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारी संस्थाओं के भी प्रयास हो रहे हैं, सरकार के भी प्रयास हो रहे हैं। सरकार का एक प्रयास जो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें काफी फोकस दिया जा रहा है, वो है कि किसान संगठित होकर के अपना एफपीओ बनाए। अब वो एफपीओ बनाने का जो कार्य है, अपने आप में उसमें बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको एक टारगेट मान लेते हैं। लोग सोचते हैं कि इससे हमें पैसा मिल जाएगा, तो उस पर उनका ध्यान सारा केंद्रित हो जाता है, और उसकी वजह से वो फिर अपने लक्ष्य जो था ना, वो लक्ष्य तुम्हारा भटक गया था। लक्ष्य था कि हमें पैसा मिल जाए, हमें इससे कुछ काम मिल जाए। लक्ष्य तो लोगों का संगठन बनाने का था, और संगठन के माध्यम से पैसा कमाने का था। तो संगठन बनाने के ऊपर कार्य नहीं हुआ, बाकी चीजों पर सारा ध्यान केंद्रित हो गया, तो लक्ष्य से भटक गए। तो इसलिए हमारे बहुत सारे एफपीओ काम नहीं कर रहे हैं, उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना उनसे अपेक्षा की गई थी। कुछ बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम इस तरह से अपना जो लक्ष्य है, और लक्ष्य के प्रति एक सामूहिक समझ जब हमारी बनेगी, और ये समझ शब्द बड़ा जटिल है, इसको समझना पड़ेगा कि ये समझ का मतलब क्या है। समझ का मतलब, हम किसी बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अन्य चीज में विचलित हुए अपनी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना है कि सामूहिक रूप से इसके बारे में हमारा हमारा क्या दायित्व होगा, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम इसको कैसे करेंगे, अगर इसमें कोई त्रुटि हो रही है तो उसका परिवर्तन हम स्वयं कैसे करेंगे। तो जब तक के इस चीजों पर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं एक्शन नहीं लेते हैं, उसके बारे में क्रिया नहीं करते हैं, तो वो एफपीओ की जैसी कार्य होती हैं, ये जो सरकारी कार्य की तरह यह भी हो जाता है। तो हमें जन आधारित अगर होना है, तो जन के साथ मिलके उसकी सबकी भावनाओं को एक सामूहिक दिशा देने की जरूरत है। उस दिशा देने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस पर कार्य करने की जरूरत है, उसकी गलतियों से सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई भी कार्य होगा उसमें जरूर गलती होगी। उसमें ये हो ही नहीं सकता है कि वो स्वतः ही चलते रहे। तो उसमें जरूर गलतियां होंगी, क्योंकि इसमें कई लोगों की भावनाएं, कई लोगों के विचार, कई लोगों के जो है अनुभव जुड़े होते हैं, और सब चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार काम करें।
तो हमारी जब ये सुविधा और अपने विचारों को हम एकीकृत करेंगे, उसको एक सही दिशा देंगे, तो इसको निश्चित रूप से इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने इस कार्य को करने के लिए हम दूसरों से सहयोग ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सरकार भी सहयोग कर सकती है, लेकिन करने का काम तो स्वयं ही करना है। उसमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है कि वो आकर के इस काम को करेगा। अगर वो आएगा तभी हम इस काम को करेंगे। अगर कोई बाहर से आएगा तभी हम करेंगे। अगर सरकार हमें मदद करेगी तभी हम करेंगे। तो ऐसे तो जन आंदोलन नहीं हो सकता है। तो प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में हम बहुत चर्चा हमने कर ली, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी बातचीत हो गई है। तो हमारे हमारे कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग जुड़े पतंजलि के साथ मिलकर के, कई लोगों ने अपने 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 प्रयासों से इस जन आंदोलन में योगदान देने के लिए अच्छी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी तरफ से स्वयं प्रयास किया। अपनी तरफ से प्रयास होके उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि आसपास के जो अन्य संगठन हैं उनके साथ मिलकर के काम करना शुरू किया। ऐसा करने से यह देखा गया कि एक भावना ये पैदा हुई कि यह व्यक्ति निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। निस्वार्थ रूप से इनका जो वो है, ये अपने लिए इनका कुछ नहीं है। ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उनको लिए योगदान देने के लिए काम कर रहे हैं। और उससे क्या है कि उनकी जो आसपास के अपने जो क्षेत्र है या विभाग है या जो संस्थाएं हैं, उनके साथ तालमेल बढ़ गया। उस तालमेल बढ़ने के साथ-साथ उनका प्रभाव भी आगे बढ़ गया। तो ऐसे हमारे साथी अ, उदाहरण के लिए बहुत सारे साथी हैं, लेकिन मैं उदाहरण एक व्यक्ति का देना चाहता हूँ, जिनको उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वह है हितेश चौधरी, जो इस मंच में भी आई हैं और पतंजलि के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इस काम को करने के लिए उनको पद्मश्री के लिए नामित किया गया इस वर्ष। तो यह बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि कैसे उन्होंने निस्वार्थ होकर के जन आंदोलन का अपने जिले में जन आंदोलन का रूप दिया है इस जैविक खेती को। उनके बिना अब वो भी हर एक मीटिंग में, सरकार की कोई भी मीटिंग होती है, उनको ज़रूर बुलाया जाता है, उनके विचार लिए जाते हैं, वे सुझाव लिए जाते हैं और वह इसको करने के साथ-साथ अपना जो जैविक खेती और प्रसार करने का जो कार्य अपने स्तर से करती हैं, वो भी निरंतर करते रहती है। सरकार भी सहयोग कर लेती है, बाकी संस्थाएँ भी सहयोग कर लेती हैं, उनको सम्मानित भी कर देती हैं। तो ऐसा करते हुए उनका देखिए जन आंदोलन का हमारे बीच में ही ये उदाहरण है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण कि हम काम भी करें और अपने दूसरे को सहयोग भी करें। यह नहीं सोचते हुए कि इससे मुझे क्या हासिल होगा, इससे हमें क्या मिलेगा। तो ऐसा करते हुए भी एक बहुत सुंदर उनके द्वारा कार्य किया गया है। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी कार्य कर रहे हैं। सब लोग को हमने अभी एक लिस्ट बनाई थी कि हमारे कौन-कौन से किसान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अवार्ड मिला हुआ है। तो करीब 15 बी 20-25 ऐसे साथी थे, जिनको अलग-अलग जगह पर अवार्ड मिला हुआ है। तो अवार्ड इसीलिए मिला क्योंकि वो उन्होंने अपना कुछ सहयोग किसी को दिया। उन्होंने कुछ कार्य किया जिससे कि लोग लाभान्वित हुए। जो और काम करने वाले लोग हैं, जो जैविक खेती पर काम करने वाले अन्य संगठन हैं, अन्य साथी हैं, विभाग हैं, सरकार है, उनके साथ मिलकर के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उससे उनका विस्तार हुआ, उनका एक प्रभाव आगे तक पहुँचा। तो ऐसा करते हुए हमारे कार्य हुआ। इसी प्रकार से हमारा अभी हमारा जो बुंदेलखंड के जो क्षेत्र में अभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे साथी हैं, हमारी टीम के सदस्य पुष्पेंद्र यादव, उन्होंने तुलसी के ऊपर विस्तारीकरण का काम किया। तो हमारी जब ट्रेनिंग का कार्य हुआ उन्होंने उसके साथ-साथ तुलसी के विस्तारीकरण का जो हुआ करीब 100 150 एकड़ से करीब वो 3000 एकड़ तक के पहुँच गई। और यह कार्य को करते हुए उनके द्वारा ये जो है अ, उसमें से पतंजलि के साथ-साथ अन्य संगठन ने भी उस सामान को खरीदा और उस संगठन को महत्व ज़्यादा दिया गया जिसने सबसे ज़्यादा दाम किसानों को दिए। वो अगर पतंजलि ने भी खरीदा और दूसरा कोई संगठन ज़्यादा दाम में उसी माल को खरीद पा रहा है, तो यह किया गया कि वो संगठन उसको खरीद ले, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की इनकम हो, जिसमें किसानों की सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, वो ज़्यादा पैसा मिले, उस संगठन को देने का प्रयास मतलब वहाँ पर ऐसे प्रयास किए गए। तो इस काम को सरकार ने भी माना और सरकार ने भी इसको किया और कल उनको सम्मानित किया गया माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में। तो ऐसा करते हुए देखिए विस्तारीकरण, क्षेत्र का विस्तारीकरण हो गया। जैविक खेती से पद्धति से तुलसी का उत्पादन करते हुए आगे क्षेत्र का विस्तारीकरण कर दिया, कई गुना हो गया। तो सरकार ने भी माना कि यह कार्य अच्छा हुआ है, तभी ये सम्मानित किया गया। इस तरह से अनगिनत उदाहरण है हमारे बीच में, अनगिनत उदाहरण है जहाँ पर लोगों ने अपने अपने प्रयासों से प्रयास करते हुए सरकार के साथ, अन्य संगठनों के साथ मिलकर के ये कार्य करते हुए आगे अपने कार्य को बढ़ाया है। और इसका ऐसे ही जन आंदोलन की शुरुआत होती, ऐसे ही जन आंदोलन की शुरुआत करनी है। हमारे जो भी साथी जो इस विषय पर बातचीत करेंगे उनको हम सुनना चाहेंगे, वो विचार अपने दें कि ये कैसे हम कर सकते हैं। मेरे कुछ अपने अनुभव के आधार पर ये छोटे छोटे कुछ अनुभव थे, वही मैंने सुनाने का प्रयास किया। तो इतना मुझे आज कहना है। मुझे आज सबसे पहले बुला लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि अब ये शिवरात्रि का दिन हमारे जीवन में नई उमंग लेकर के आए, और हम बात कर रहे हैं कि हमारा युग परिवर्तन हो रहा है, हम युग के परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। कई जगह से ऐसे संकेत हमें दिख रहे हैं कि यह देश आगे बढ़ रहा है, इस देश की प्रगति हो रही है, और देशों के मुकाबले तो कम से कम हम आगे ही है। कोई चाहे कुछ भी कहे कि हमारा ऐसा हो गया है, नकारात्मक रूप से हमें हमारे देश के प्रति देखे, लेकिन हम तुलना अगर दूसरों से करते हैं तो उसके आगे मुकाबले तो हम आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको कोई नहीं रोक रहा है, और रोकने वाला कोई नहीं है। रोकने वाले कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे धराशायी हो जा रहे हैं। समय की कसौटी पर वो टिक नहीं पा रहे हैं, और ये सब कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है, मेरा ये मानना है। ये कार्य भगवान की इच्छा से, और कर्म का जो काम हो रहा है, हमारे जो मुख्य सेवक है, प्रधान सेवक है, वो कर्म कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा देखने को मिल रहा है, और यह इस देश को आगे बढ़ने से अब मुझे नहीं लगता है कि कोई रोक पाएगा, कि कोई इसको रोक भी सकता है। यह सब हमारा जो ये जो कार्य है, ये जो पिछले 3 वर्षों में हम अभूतपूर्व एक परिवर्तन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद से ही हमारे देश ने आगे बढ़ने की कार्य कर लिया है, और कई क्षेत्रों में हमने ये कार्य किया। कई क्षेत्रों में ये विरोधी पस्त हुए, कई क्षेत्रों में हमने देखा कि अ, आगे हम ऐसे संकेत मिले कि हम अब सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कई वर्षों के बाद, कई सदियों के बाद राम मंदिर के ऊपर एक निर्णय आया, जो कि अभूतपूर्व था, क्योंकि अगर ये निर्णय सामान्य समय पर आता तो शायद बड़ा मुश्किल समय होता, लेकिन ये कोरोना के समय पर ही आया। कोरोना के समय ही पर ही हम इसमें इसका कार्य भी शुरू हो गया। कोरोना के समय पर ही वैक्सीन्स बनी, जो कि और किसी देश में नहीं कर पाया, कोई और देश इसमें प्रगति नहीं कर पाया, केवल भारतवर्ष ही कर पाया। इस कोरोना के समय में ही हमारा जैविक खेती के ऊपर का मिशन का भी लॉन्च हो गया। और भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जो हमारे कुछ संकेत दे रही हैं, शायद कुछ शुभ संकेत दे रही हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस हमें निरंतर अपने कर्म करते जाने हैं, हमें लोगों को संगठित करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसी तरह से ये हमारा जन आंदोलन, हमारे देश में जन आंदोलन बनेगा। अभी इस बीच में भी बहुत सारे ऐसे जन आंदोलन की शुरुआत हमारे बागेश्वर धाम से भी हो रही है। वो भी अपने आप में एक जन आंदोलन है। एक जन आंदोलन जो कि हमारी मानसिकता को, हमारे बीच में, हमारे दिमाग में कुछ चीजें घुसाई गई थी, उसको तोड़ते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह भी एक संकेत है। तो ऐसे बहुत सारे शुभ संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। यह शुभ संकेत बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी खून खराबे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा शुभ संकेत हमें मिल रहा है। इस शुभ संकेत का लाभ लेते हुए हमें अपने अपने क्षेत्रों में इसको जो जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करना है, इसमें हम सब लोग भागीदार करें। इसका मैं आप आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी साथियों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी इसमें योगदान दें, इस पर अपने कार्य करें। इसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं, आप दूसरों को सहयोग देने की बात सोचें। आप ये नहीं सोचें कि मुझे क्या सहयोग मिलेगा, आप ये सोचो कि मैं अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या योगदान कर सकता हूँ। ऐसा जब हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से, जब कई सारे लोग इस तरह से सोचने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम जन आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे।
इसमें हमारा भी कार्य सफल होगा, हमारे देश का भी कार्य सफल होगा, हमारे पर्यावरण का भी, हमारी धरती माता भी का भी कार्य सफल होगा। और इसी से हमें प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार, और नमस्कार, धन्यवाद, ओम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने सदन को दिशा दी, मार्गदर्शन दिया। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी से निवेदन है कि आपका जो वीडियो खुला रहता है वो सामने इधर उधर हिलता रहता है, तो सारा दिमाग आप पर रहता है हम लोगों का। या तो वीडियो जैसे खुला है तो बिल्कुल सीधा मतलब दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो पूरा रोड दिख रहा है कहीं कहीं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग। क्योंकि आज हमारे आदरणीय पवन सर जी ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है कि हमें स्थानीय व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। क्षेत्र की व्यवहारिक समझ को समझना है और इस कार्यक्रम को जन आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारी क्या समझ रहेगी, इस विषय पर आज चिंतन करना है। आदरणीय बहन जी ने, जनरंजना जी ने मैसेज किया है कि एक गीत के साथ इसकी शुरुआत होती है। तो आज महाशिवरात्रि है, तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और एक गीत भगवान शंकर भोलेनाथ का प्रस्तुत करें। इसके बाद हम सब इस पर चर्चा करेंगे कि हमको अब कैसे आगे इस समाज को ले जाना है। आपने जो हमारे बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारी बहन हितेश चौधरी जी जो पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम से आज पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित की गई हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए बहुत उपलब्धि है। आदरणीय हमारे पुष्पेंद्र यादव जी को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा जो सम्मानित किया गया, और हमारे जैसे कंचन बहन जी, शरद वर्मा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, अक्षय कुमार गौर जी, विभिन्न प्रकार के हमारे जो किसान हैं उनको वे अपने अपने क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बृहद काम कर रहे हैं इस योगहार कार्यक्रम में। और भी हमारे छिंदवाड़ा से राहुल जी हैं और कई ऐसे किसान हैं जिनके के अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और भारत सरकार में पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम का बहुत योगदान है। मैं चाहूंगा रंजना जी से कि वो आए और एक भजन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जी ओम। जी ओम मराठी में सुनाओ। हाँ जी ओम। ये तो मैंने आदरणीय पवन सर के लिए मैसेज छोड़ा था कि एक भजन हो जाए लास्ट में। अब जा रहे हैं तो अगर पवन सर मैसेज नहीं देखा, चलिए ठीक है। नहीं नहीं, सुनाइए सुनाइए, हम साथ गाएंगे। नहीं, मगर हमने आपके लिए 2 लाइन बोलने को लिए कहा था भजन। चलिए ठीक है, सभी गाएंगे। आज मराठी का एक भजन हो जाए। तुला बेला तुला बेला बेलाच्या बेलाच्या पानाची हे भोळ्या शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा गळ्यामध्ये रुद्राक्षांच्या माळा बेलाच्या पानाची भोळ्या शंकरा शंकरा हे भोळ्या शंकरा त्रिशूल डमरू हाती संगे नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाती
पार्वती, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, भोळ्या शंकराया, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, भोळ्या शंकरा शंकरा, भोळ्या शंकरा, भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी, हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, भोळ्या शंकरा शंकरा, भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, भोळ्या शंकरा। जी ओम। सभी को सादर प्रणाम। महाशिवरात्रि की पर्व पर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। महाशिवरात्रि सर ये को वीडियो सुनाया। बंद करवा दें, वीडियो मन्नीलाल हाँ। सर ये वीडियो बंद करवा दें, वो किसका चल रहा है? जी 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 जी। आदरणीय गौर साहब का वीडियो हिल रहा है, वो वीडियो बंद कर लें। अब मैं आगे का कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं क्रमशः आमंत्रित करूंगा आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। अभी कमलेश गौर साहब का हाथ में है मोबाइल, वो उन तक आवाज नहीं जा रही है। मोबाइल लगवा के बोल दे। जी जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को। दिनेश जी सेमवाल जी यहाँ हैं और इस कार्यक्रम में अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जो विषय है कि हम कैसे प्राकृतिक जैविक खेती को जन आंदोलन बना सकते हैं, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, निजी क्या भूमिका रहेगी, सदन की क्या हो सकती है, क्या सुझाव रहेगा। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के आदरणीय सदस्यों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत ही सुंदर विषय और वो भी शिवरात्रि के अवसर पर रखा है। आशा है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी सर। पूरी आवाज आ जी रही है जी श्रीमान। जी जी धन्यवाद सर। और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पवन सर जी ने जैसे बात रखी है कि आंदोलन की बात है और ये व्यक्ति से और समाज तक बातें आंदोलित तो हो रही हैं कि किस तरह से हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। आदरणीय सर ने उदाहरण भी दिए, अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण दिए कि किस तरह से हमारी जो बहनें हैं वो भी इस आंदोलन को आंदोलित कर रही हैं। वास्तव में जैविक खेती लोगों की, और ऐसे नहीं कि एक ही क्षेत्र के, एक ही प्रदेश के और या किसी जिले के लिए आवश्यक है, ये सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए आवश्यक है। इसलिए ये आंदोलन और भी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। यहाँ मुझे दो तीन बातें दिखती हैं जिसमें कि जैसे आदरणीय यादव भाई साहब ने बताया है कि हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं और संगठन के लिहाज से क्या कर सकते हैं। तो मुझे देखते हुए ये बनता है कि व्यक्ति के द्वारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है और संगठनों की भूमिकाएं भी सामने दिख रही हैं। अगर मैं योगाहार परिवार की ही बात करूं तो योगाहार परिवार में और ये परिवार बनाने में
जो आंदोलन, जो मन आंदोलित हुआ है हमारे अग्रजों का, जब ये विचार आया होगा कि योग और आहार का ऐसा सेतु बनाया जाए कि जिससे ये आंदोलन आगे बढ़े, तो उस नींव को रखते ही ये जो विचार आंदोलित हुए वो निरंतर और स्वैच्छिक भाव से भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए सभी आदरणीय सदस्य बधाई के पात्र हैं। योगाहार में आए हमने अलग अलग सदस्यों को सुना, उन्होंने अपने संगठन, छोटे छोटे संगठन के हिसाब से भी ये कार्य आगे बढ़ाया है और व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ाया। मैं भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड से हूं। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो इस मंच पर हमारे सदस्य विजय जरधारी जी भी पहुंचे थे और देश के दूसरे हिस्सों से अलग अलग सदस्यों ने अपनी बात रखी है। विजय जरधारी जी की बात हम अगर देखें तो वो दूरदृष्टा थे। उन्होंने आज से 40 साल पहले ये देख लिया था कि इस आंदोलन की आवश्यकता है, बीजों को बचाने की आवश्यकता है। और ये छोटा सा यानी बीज कितना महत्वपूर्ण है, ये चर्चाएं हम अपने कार्यक्रम में करते हैं, हमारे आदरणीय सदस्य करते हैं। और वो भी जो बीज बचाओ आंदोलन है, टिहरी की गंगा किनारे से लेकर के भागीरथी से लेकर के, और कैसे देशव्यापी हुआ है, कई लोग उनसे जुड़े, कई लोग जो जुड़े थे उन्होंने अलग अलग संगठन भी बनाए। नवधान्य जैसा संगठन उन्हीं के विचारों से आगे बढ़ा। उसी तरह से हमारे दूसरे यहाँ से प्रेमचंद शर्मा जी हमारे सदस्य रहे, तो वो उन्होंने अपने गांव से जो अलग जगाई, वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके कार्यों पे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और वहां जा रहे हैं सीखने समझने के लिए। और वहीं अगर हम ये 2-4 दिन पहले की बात देखें कि जो फूलवासन देवी छत्तीसगढ़ से हमारे पास हमारे साथ रही और इसके सदस्य बनी है हमारी योगाहार की, वो कहाँ से और किस तरह से उन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाया है, और वो लगभग जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और ये आंदोलन, तो ये लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति या छोटे छोटे जो तालाब हैं जल के, वो एक गंगा नदी का स्वरूप धारण कर रहे हैं। और ये योगाहार के रूप में हमें आगे दिखने को मिल रहा है। मैं योगाहार का महिमा मंडल नहीं कर रहा, मैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आंदोलन हो रहे हैं, अपने व्यक्ति स्तर से हो रहे हैं, संगठनों के स्तर से हो रहे हैं। कहीं सुभाष पालेकर तो कहीं सीबीआर साहब अपना ये आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक जगह पे एक कुनबे के साथ आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। अलग अलग लोग अलग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, संगठन अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। इनको एक सेंटर भी मिलना आवश्यक है, यानी विकेंद्रीकरण अलग अलग क्षेत्रों का और एक जगह पे जुड़ना बहुत आवश्यक है, जो हो रहा है और संभवतः ये योगाहार के माध्यम से हो रहा है। अब मैंने ये देखा है कि जो अलग अलग स्तर पर लोग बात कर रहे हैं और बात कार्य हो रहा है, तो एक बात मुझे पहले समझ में नहीं था, लेकिन जब ये कहा गया कि व्यक्ति अपने स्तर पे क्या कर सकता है, तो जब मैं स्वयं के लिए देखता हूँ तो मुझे भी ये आभास हुआ आज जब आदरणीय पवन सर जी ने बात रखी है कि व्यक्ति क्या कर सकता है और संगठन क्या कर सकता है। तो आज से 2017-18 में मैं जब पतंजलि पहुंचा तो मैंने देखा वहां पे विश्व मुक्त खेती, और मेरे साथ जो लोग गए थे तो उन्होंने कहा विश्व मुक्त खेती, यानी हम जैविक खेती पे तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विश्व मुक्त खेती बड़ा ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया था। हमने जैविक खेती के लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया था अलग अलग जगह पे, लेकिन वहां पे भी जिन भी व्यक्तियों ने विश्व मुक्त खेती को दर्शाया, बहुत ही सुंदर मतलब सरल शब्द से इसको समझाने की कोशिश की थी, बस एक लाइन में। तभी ये समझ में आया कि हम सरल से सरल माध्यम से कैसे किसानों के पास जैविक खेती की तमाम जो विधाएं हैं उनको पहुंचा सके, और जितनी सरलता के साथ हम लोगों को पहुंचाएंगे, हमारे जो टेक्निक्स हैं उसको भी उतना ही सरल करना आवश्यक है।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग टेक्निक्स यूज करी हैं जैविक खेती के लिए, लेकिन उनको समन्वित रूप एक रूप देना या एक पैकेज में लाना भी आज बहुत बड़ी चुनौती भी है और आवश्यकता भी है। कैसे हम सभी प्रयोगों को एक कैप्सूल बना दें ताकि वो प्रैक्टिकल के रूप में सभी यूज करें, सभी उसका उपयोग करें, तो ये बहुत ही सरल रहेगा। असल में लोग कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसका सरलीकरण होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात ये कि मैं अभी लगभग 6 महीने पहले मैंने असम के विजिट की थी। वहां पे मेरे एक मित्र थे जो बहुत बड़े स्तर पे लगभग 6 किलोमीटर के क्षेत्र में चाय का उत्पादन करते हैं। उनका निवेदन था कि मैं वहां जाऊं और लोगों को समझाऊं, और एक काउंसलिंग का भी कार्य था। मैं वहां पे गया तो मैंने देखा लगभग 5,000 वर्कर्स कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको आदत पड़ गई है जो छोटे छोटे अपने किचन गार्डन है। पहले तो किचन गार्डन वो करते नहीं, लेकिन करते हैं तो उसमें भी क्योंकि वो इजीली सरलता से वहां पे केमिकल मिल जाते हैं और वो उसका उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे कुछ लोगों से मैंने बात करी तो देखा कि बहुत सारे लोग जैविक खेती कर भी रहे हैं। अभी मेरी तरफ से यानी व्यक्तिगत रूप से कहें तो एक पहल है कि कुछ लोगों को जोड़ने की। वहां पे अपने पतंजलि की बहनें तो हैं ही हैं, तो बहुत से मेरा ये विचार भी है, ये निवेदन भी है कि वो भी जुड़ेंगी। और अभी विवेकानंद केंद्र है, हम लोग हैं, तो इस तरह से हम हजारों लोगों तक ये कार्य आगे बढ़ा सकते हैं और ये कार्य बढ़ने जा रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से ये है, और संगठन के रूप में बहुत अच्छा कार्य अलग अलग लोगों के माध्यम से सभी लोग योगाहार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंदोलन स्वयं में खड़ा हो रहा है, और हमें आने वाले 10 वर्षों में ये मालूम होगा कि हाँ, इस क्षेत्र में हमने कितना बड़ा कार्य कर दिया है। और इस अवसर पर यही शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप कि आज का जो समय है, आज का समय सोशल मीडिया का अधिकतर है। सोशल मीडिया, अगर हम जो काम कर रहे हैं और अगर सोशल मीडिया पर उसको प्रसारित ना किया जाए, अगर उसको प्रदर्शित ना किया जाए, तो शायद लगता है कि उसका प्रचार प्रसार, क्योंकि आदत हो गई है व्यक्तियों की। अब पेपर व्यक्ति कम पढ़ने लगे हैं, टीवी कम देखने लगे हैं, अब सिर्फ मोबाइल में ही व्यक्ति जो है मस्त रहता है। तो इस विषय पर भी मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें कि हमारा जो प्राकृतिक जैविक खेती का जो अभियान है, इस पर भी हम क्या सहयोग कर सकते हैं, इसमें क्या आइडिया अपना सकते हैं, इस पर भी मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी आदरणीय, ये बहुत ही उपयोगी बात और बहुत ही लाभकारी बात है कि हम जो कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार करना भी बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए भी आपकी बात को जोड़ रहा हूँ। मैं जब यहाँ घर पे पहुंचा तो जैसे मेरे घर के लिए थोड़ा सब्जी उत्पादन होता है, और सब्जी उत्पादन के लिए जो घर की गृहिणियां हैं वो कार्य कर रही हैं। लेकिन एक साथ साथ सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो ये आया कि जो मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, 2 बेटियां, एक 5 वर्ष की और एक 9 वर्ष की, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक छोटा सा चैनल शुरू किया। और वो उनके समझ में आया कि माँ सब्जी उगा रही हैं और फूलों को उगा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसको अपने सोशल मीडिया पे अपने जो चैनल है उसमें डालेंगे। अब छोटे बच्चों का विचार देखिएगा। लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम जो मैं खेती कर रही हूँ उसको क्यों फोटो करोगी, तुम अपना एक उत्पादन करो और तब इस बात को आगे बढ़ाओ। अब उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे कनस्तर, मैंने जब मैं परसों वापस घर पहुंचा तो छोटे छोटे कनस्तर हैं और उसमें छोटे छोटे डिब्बे हैं, छोटे छोटे जो कंटेनर हैं, उनमें उन्होंने अपने तरीके से बीज बोए हैं। और इन 3 महीनों में जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ये उगाया है। तो मैंने कहा ये क्यों उगाया है, तो इनको ये मालूम नहीं है कि हमने ये अपने भोजन के लिए उगाया। ये कह रही हैं कि ये हमने इसके चित्र है, इसका वीडियो है, सोशल मीडिया में डालना है, इसलिए उगाए हैं। तो 2 तरह से मैं बातों को देखता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, जो फेसबुक पे जो साथी जो कार्य कर रहे हैं वो दूसरों को सिखाने के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन कोई एक पीढ़ी ऐसी है जो स्वतः ही सोशल मीडिया के कारण बातें सीख रही हैं। हाँ, ये बात अलग है
कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग गलत बातें भी सीख रहे हैं और कुछ अच्छी बातें भी सीख रहे हैं, लेकिन ये जो संस्कार हैं ये हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से जब बच्चे आगे बढ़ा सकते हैं, तो जब हमारे तो बहुत अच्छे किसान हैं, अगर वो जो कार्य कर रहे हैं तो उनसे ये निवेदन रहेगा कि वो अपने अपने कार्यों का, जैसे वीडियोग्राफी है या फोटोग्राफी है, करके हमारे एक ग्रुप को या हमारे जो पतंजलि ग्रुप हमारा बना, पतंजलि समृद्धि का ग्रुप बना है, वहां तक पहुंच जाए और हमारा एक पेज हो जाए, जैसे फेसबुक का। आदरणीय भाई साहब ने जैसे स्वयं अपना पेज चलाते हैं, तो उसको शेयर करके वो बार बार जहां जाते हैं लाइव करते हैं, उसको शेयर करके अगर हम सभी लोग उसको आगे बढ़ा दें, तो पतंजलि के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं कि एक ही दिन में ये चीज वायरल हो जाएंगी। हमारी जो टेक्निक्स यूज होती हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारे जो किसान कार्य कर रहे हैं, तो पूरा मुझे तो लगता है कि भारत में तो सारे पेज हमारी इन अच्छे कृषि क्रियाओं से भर जाएंगे। और आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी लोग जो कि अपना अपना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अपना अपना पेज यूज कर रहे हैं, उसको टैग करके, एक दूसरे को टैग करके, या उस पे जो कुछ कुछ शब्द, महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको टैग करके प्रसारित करें, और साथ में एक समन्वय बनाएं कि फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कि हमारी ये न्यूज है, हमारा ये फोटो है, हमारा ये कार्य है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये जन आंदोलन को और भी आंदोलित कर देगा। और क्योंकि स्वयं में पतंजलि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, तो इस बात को घर घर पहुंचाने में बहुत सरलता मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम अपने जो हमने ग्रुप बनाए हैं और अपना जो फेसबुक पेज बनाए हैं, उनको हम जितने लोग हैं उनको शेयर करें और उन पे कमेंट्स करें। तो ये हमारे जन आंदोलन के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सदन से आपका जो सुझाव है सदन ने सुना, और हम सबको आज आपके इस प्रस्ताव पर हम सहमति देते हैं कि हम आपके सुझाव से हम अपने फेसबुक पर, हम व्हाट्सएप ग्रुप पर, ट्विटर पर, और जहां भी हमें लगेगा हम दैनिक युवा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम जो PFSP कैपिटल अक्षर में हम लिखते हैं यूट्यूब पर PFSP PURI, तो हमारा ये पूरा पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हमारा योगा हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आ जाती है। और ये रिकॉर्डिंग हम अपनी फेसबुक पर डाल सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि आज हमने इतनेवें दिन 697 दिन 657 के दिन योग हर कार्यक्रम में आज फलाने योग शिक्षक ने योग कराया, फलाने चीफ गेस्ट के रूप में आज हमारे वैज्ञानिक ने या हमारे अनुभवी किसान ने या जैविक किसान ने इस विषय पर चर्चा की, या हमने ये सीखा या हमने ये जाना, या कुछ भी अपनी तरफ से उस पर फेसबुक पर डाल सकते हैं। और हम अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के सदस्य अगर ये करने लगे, और उसके साथ साथ लिंक भी हम जो है उस पर शेयर कर दें कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, तो लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो हम लगभग अपना प्रयास कर सकेंगे, अपना योगदान दे सकेंगे। ये हमारा आज का जो आपने अभी सुझाव दिया है, मैं अगले वक्ता के रूप में या सुझाव के रूप में आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए और अपना मार्गदर्शन सदन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला भी बहुत अच्छी रही, और आज का जो उद्देश्य है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी को तो नींव का पत्थर बनना पड़ता है। आज ये पतंजलि ग्रुप योगाहार कार्यक्रम एक नींव का पत्थर बनने जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेके जो ग्रुप बना है, इसके भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जो इस मंच के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। और आज एक नई क्रांति लाने पे चर्चा चल रही है कि कैसे अपन लोग जैविक प्राकृतिक खेती को एक क्रांतिकारी
खेती के रूप में लाएं। कल दुबे सर ने इस चीज पे विशेष जोर दिया, पवन सर का मार्गदर्शन है इसमें। जैसे मैं छोटी दो एक चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में स्प्रिंकलर से जब हमने आज से 20 साल पहले चालू किया तो लोग हंसते थे कि अरे ये स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हैं और पानी तो हमारे पास इतना बड़ा तवा डैम है, पूरा बहा के देते नहीं है, ये तो पानी एक एक बूंद से दे रहे हैं। लोग बहुत थे उसको पहले, लोग बड़ा वो कहा कि भाई आप लोग तो मतलब बड़े, इसलिए आपने ड्रिप स्प्रिंकलर यूज कर रहे हो। किसी ने कहा कि साहब इससे कुछ नहीं होने वाला। और आज आपको हम बताएं कि हमारा पूरा क्षेत्र लगभग हमारे केसला ब्लॉक के ऐसे 30-40 गांव हैं जो पूरे ड्रिप से सिंचाई चल रही, पूरी स्प्रिंकलर से सिंचाई चल रही। हर क्षेत्र में आपको स्प्रिंकलर दिखेगा। आज एक एक बूंद पानी को बचाने में लगे हुए ऑटोमेटिक। इस क्रांति को पहले अपन ने उठाया, फिर लोगों को दिखाया, लोग पहले हंसे। आज ये हालत है कि मेरे क्षेत्र में यहाँ पे पूरी सिंचाई 99% स्प्रिंकलर से हो रही। यहाँ पे भूसा में आग बहुत लगती थी, बहुत ज्यादा आगकरण होता था। हम लोगों ने यहाँ पे हिस्टा रिपर लेके आए, बात शासन से लड़े और यहाँ पे हर गांव में, किसी गांव में 10 मशीनें, किसी में 15 मशीनें, भूसा बनाने की मशीनें हैं। सबसे पहले हमने भूसा बनाना स्टार्ट किया और 3 रुपए किलो में भूसा बेचना चालू किया। लोगों को बताया कि ये जो भूसा है वो भी 3 रुपए किलो है। आज आपको बता दें वो 10 रुपए किलो बिक रहा है। भूसा 10 रुपए किलो है, गेहूं 20 रुपए किलो है। आप अंदाज कर लीजिए कितने लाखों लगा रहे थे लोग, प्रकृति को तरीके से नुकसान पहुंचा रहे थे, कितनी ज्यादा आगजनी हो रही थी। हमारे गांव को पिछली बार माननीय कलेक्टर साहब ने अवार्ड दिया कि आपके गांव में 3-4 साल हो गए आग नहीं लगी है। और गांव में आपको बताएं आज हजारों कुंटल भूसा मवेशियों के लिए बनता है और वो पूरा भूसा आज से ही 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो में स्टार्ट जब से निकलता है, जब से बिकना स्टार्ट हो जाता है, जो साल भर 10 रुपए किलो तक के रेट पर पहुंच जाता है और पूरा बिक जाता है। तो वहां हमने एक एक अवेयरनेस बताई लोगों को कि कैसे भूसे, जो जिस चीज को आप 2 रुपए की माचिस से आग लगा देते थे, आज आप उससे पैसा कमा रहे हैं। अब मक्के का आया तो मक्के का कोई यूज नहीं था, मक्के को हमने साइलेज के रूप में लाया और डायरेक्ट किसानों की कड़बी बिकवाई, कड़बियों से पैसा बन रहा है किसानों का, अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो ये आदत कैसे लोगों को लगानी, क्रांतिकारी आदत जो रहती है लोगों को लगा दो और पता भी ना चले उन्हें कि हम बदल गए, तो फिर बदल सकते, ये मैंने पाया है। हजारों स्प्रिंकलर के सेट हमने मध्य प्रदेश शासन से सहयोग करके MP एग्रो के माध्यम से किसानों को बहुत कम कीमत में लोगों को दिलवाया। अपने को सरकार को भी क्रांतिकारी योजनाओं में जोड़ना पड़ेगा, उनका भी उपयोग करना पड़ेगा। आपने उनको, नेताओं को आपने चुना है तो आपका अधिकार है कि उनको सही दिशा में ले जाएं। नेता चुनने के बाद जनता भूल जाती है कि वो उनको आपने चुना है। अरे आपने चुना है, आपकी सरकार है, आपका पैसा है, आप कैसे यूज करना चाहते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा और उनको करना पड़ेगा, और ये करवाइए आप। इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि नेता बना तक तो शांत रहते हैं, वोट देने तक तो वो
हैं, लेकिन वोट देने के बाद वो भी भूल जाते हैं, और जिन्होंने वोट दी है वो भी भूल जाते हैं। ऐसे क्रांतिकारी लोगों को चुने, ऐसे लोगों को नेताएं बनाए जो समाज में से निकाल के लाए, उनको नेता चुने और उनको बागडोर देने की आदत डालें। आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो क्रांतिकारी योजनाओं में तो भाग नहीं ले रहे, वो अपने ही क्रांतिकारी कामों में लगे, समाज सेवा नहीं है उनके पास। आपको ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा, परिवारवाद छोड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों को लेके आइए जो पूरे समाज को लेके जाए। सही चीजों को प्रोटेक्शन करने की आदत डालनी पड़ेगी। सरकार के द्वारा जहां भी बड़े काम हो रहे हैं, वहां कुछ धांधली हो रही है, किसी टाइप का कुछ हो रहा है, तो आप लोगों को वो चीजें उठानी पड़ेगी। रोड में गड्ढा है, लेकिन सरकार को कोई नहीं लिख के देता कि साहब यहाँ गड्ढे हैं, इतने सारे आदमियों की जान चली गई। आम जनता को भी एक 25 पैसे का पत्र लिख कर डालना पड़ेगा कि साहब यहाँ गड्ढे हैं और इस वजह से हजारों पैसा आने के बाद भी ये गड्ढे भरा नहीं रहे हैं, और इसमें जो हमने जो चुने हैं नेता, वो सही नेता नहीं चुना है। इस चीज को सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। आपकी जवाबदारी है देश को सही चलाने की, आपकी जवाबदारी चीजों को उगाने की। आप सही फसल नेताओं की उगाओगे तो ही देश सही चल पाएगा। एक गलत नेता जेल में रह के चुनाव कैसे जीत जाता है? कैसे आश्चर्य की बात है भारत देश में कि एक आदमी जेल में बंद है और वो चुनाव जीतता है, जिसपे हजारों प्रकरण उस पे दर्ज हैं। ऐसा क्यों होता है? बड़ों को क्यों नहीं उठाते लोग? आज आप भी उसी गड्ढे से निकल गए रोड के, मैं भी निकल गया। किसी ने एक अंतर्देशीय पत्र नहीं लिखा सरकार को कि साहब ये गड्ढा हुआ है, यहाँ पे हजारों बार भरा गया है और ये नहीं भरा पा रहा है, क्या रीजन है? मैं तो कहता हूं इस मंच के माध्यम से जो जैविक खेती है, ऐसे ही जैविक नेताओं खेती भी करनी, और ऐसे नेताओं को क्या पड़ेगा जो समाज को, खेती को नई दिशा दे सके, नई मंजिल पे ले जा सके। ऐसे साधुवाद, ऐसे ऐसे महात्मा लोग भारत वर्ष में बहुत हैं, ये कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं, और उनको मुखिया बनाना पड़ेगा। ऐसे संत महात्माओं को ऊपर लाना पड़ेगा जो देश को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। उनमें इतनी शक्तियां हैं कि वो पूरे भारतवर्ष को बदल सकते हैं। अगर वो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया तो सारी जनता खाना खाना छोड़ देती है। ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पे हुए हैं। ऐसे लोगों को होना होगा खड़ा, जिसने एक बार बोल दिया यूरिया नहीं लगेगा तो पूरा देश यूरिया छोड़कर बाहर हो जाएगा। ऐसे किसान आ जाएंगे। ऐसे नेताओं को यहाँ पर आना पड़ेगा जिनकी जवानों को आदमी ईश्वर तुल्य शब्द समझकर वो अपने अनुसरण कर लेगा और उन शब्दों के साथ अपनी खेती को करेगा, वचनबद्ध होगा। अगर उसको कहा है कि हर साल करना है यूरिया, तो वो 10 किलो यूरिया कम करेगा, चाहे नहीं है तो 10 किलो कम डालेगा, 10 किलो अन्य चीजों का उपयोग करेगा। हर साल 10-10 किलो का अगर कम करेगा तो जरूर वो एक प्राकृतिक खेती के ऊपर पहुंचेगा। आदमी को सोचना पड़ेगा कैसे कुछ करना है। आसपास को देखते हुए दुख, अगर सरकार का भी नुकसान हो रहा है तो उसको सामने लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इतने आदमी कैंसर में मर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बढ़ते ही जा रहे हैं, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं को डिलीवरी हो रही है, वो घरों में बंद होते जा रही हैं, पूरी अस्पतालों में हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? दूध में मिलावट की 50% से ज्यादा मिलावट का संकेत आने लगा है कि दूध जितना पैदा हो रहा है उतना ही मिलावट हो रहा है। ये चीजों को आम आदमी को खुद रोकना पड़ेगा। और इनका सबसे अच्छा है कि आपका जो मुखिया है
वो बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रदेश की बागडोर ऐसे मुखिया को हाथों में, ऐसे विधायक को, ऐसे सांसद को देनी पड़ेगी जो पूरे प्रदेश को, पूरे जनता को सही दिशा में ले जा सके और प्रकृति रूप से जोड़ सके। हर आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पूरे दिन में ऐसा कुछ ना कुछ क्रांतिकारी काम सोचना पड़ेगा कि आज मैंने ये काम देश के लिए किया है, ये समाज के लिए किया है, ये मेरे लिए किया है। ऐसे आगे आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जीत निश्चित है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ से पूरी ऑर्गेनिक खेती, प्रकृति खेती होने लगेगी और वही देश समृद्ध होगा कि यहाँ सारी बीमारियां इन अस्पतालों की जो बिल्डिंग है वो गिरते हुए नजर आएंगी। वो दिन आएगा जेसीबी से, बड़े बड़े बुलडोजरों से ये अस्पताल गिराए जाएंगे। वो दिन आएगा जब ये सारी मशीनें, यहाँ जितने भी मानव रूपी को डॉक्टरों ने बनाई है, इसकी पढ़ाइयाँ कम होने लगेंगी। लोग बाग डॉक्टर से परहेज करने लगेंगे। ऐसा दिन भी आएगा। ये भारतवर्ष है और यहाँ ऐसे महात्मा पैदा हुए और होंगे जो हर आदमी को प्रकृति खेती के ऊपर ले जाएंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी को आज शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। संत महात्माओं को आगे लाना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को समझाना पड़ेगा। और आपने जो सड़क के गड्ढे की बात कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम उस गड्ढे से निकलते हैं। हमें पता है कि इस गड्ढे में कितने लोग गिर गए हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, दुर्घटनाएं हो गई हैं, परंतु हम भी बगल से निकल जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। जब तक हम रोका टुकी नहीं करेंगे तब तक हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसा आदरणीय पवन सर जी ने बताया कि स्थानीय व्यवस्था के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, हम जब तक उसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम जागरूक नहीं होंगे। ये अभियान चाहे वो सड़क का हो, चाहे जैविक खेती का हो, चाहे हमारी संस्कृति का हो, किसी भी प्रकार का अभियान हो, हमें निश्चित जहां भी दिखे टोका टोकी और अपने हिसाब से शासन को, सरकार को अवगत कराना चाहिए, संबंधित जन को अवगत कराना चाहिए। मैं आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट। नमस्कार। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले समस्या जो है, आपसे मेरी बात एक दिन हुई थी, ये जो कीटनाशी है इसको रोका जाए। जैसे प्राकृतिक खेती वो सब तो है ही, उसको साथ चलने। सबसे पहले जिससे हम सीधे सामना कर रहे हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, जैसे आप कहते हैं मूंग में बहुत ज्यादा डाल रहे हैं आपके इधर, जैसे एमपी में 4-4 बार कोलाजन डाल रहे हैं। जब एक बार ही कोलाजन डालना ही अपने आप में भयानक समस्या है कि 20-25% रेजिड्यू रहता है उसका। 4 बार डलती है। जी हाँ, वही कहते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या प्राकृतिक खेती तो है ही। प्राकृतिक खेती एक लंबी प्रक्रिया है। हमें कैसे सीधे कीटनाशक प्रकोप से बचना है। जैसे आप कह रहे हैं अस्पताल में भीड़ लग रही है, हर समस्या हो रही है, वो फल और सब्जी जो हम सीधे खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा, जैसे जो लोग जैसे बता रहे हैं अभी, लोग सोचे थे तो पड़ रही, अब तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप जैसे लोगों को विधायक बनना पड़ेगा। सरकारी सर्विस छोड़ के आप लोग विधायक बनिए और इन चीजों को क्रांतिकारी रूप में ले आइए। विधायक बनने से नहीं होने वाला काम है। संभालनी पड़ेगी, ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा सर। नहीं, विधायक बनने नहीं, काम करना पड़ेगा, काम करने से होगा। विधायक, हमारे गांव भी 2 लोग विधायक होने से क्या मतलब 4 और विधायक हो जाए। काम करेंगे ना लोग तभी काम होगा। किसान को सीधे जब तक टेक्निक, इजी टेक्निक, लोग उलझ जा रहे हैं, इतनी लंबी प्रक्रिया में उलझ जा रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती है वो बहुत अच्छी चीज है। वो लोग जो गोबर की खाद डाल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जैव इसमें कर रहे हैं, अनाज में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जैविक खेती का। कोई सब्जी फल में भी तो करे। सारी समस्या तो वहां है जो हम सीधे खा रहे हैं। गेहूं में कह रहे हैं मैं प्राकृतिक खेती, गेहूं कौन सी बड़ी प्राकृतिक खेती की बात है। जो गोबर डाल रहा खाद कर रहे हैं मैं प्राकृतिक खेती का, सिर्फ ये कई चीज लोग रट रहे हैं। मैं जो जहां तक अनुभव किया हूँ, लोगों बीच गया हूँ, मगर समस्या कीड़ा है, उसकी समस्या बीमारी है। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं लोग, जो सीधे डाल रहे हैं, जब पाते हैं तब डाल दे रहे हैं। हमको उससे कैसे बचना है। जैसे आपके मूंग कह रहे हैं, बता रहे थे, मुन्नीलाल जी से बात हुई थी मेरी एक दिन, कि वहां मूंग किसान कहता है कि मैं नहीं खाता हूं, मैं किसान सीधे बेच देता हूं, मैं अपने घर भी नहीं ले जाऊंगा।
इस समस्या से ठीक है वो नहीं खा रहा है, जो लोग खा रहे हैं वो तो उसके किसी न किसी तरीके से उसके प्रभाव से या दुष्प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। हमको सबसे पहले हमारा जो जन आंदोलन हो या जो भी चीजें हो, सही चीज जाए किसान तक के और आसान चीजें जाए। लोग सब व्यवसाय करने लगते, जहां भी कोई चीज होती, जैसे एक दिन मैं सुन रहा था, एक वो आए थे पता नहीं कौन से थे, वो इतने इंसेक्टिसाइड जैविक बता दिए, इतनी ठीक है जो जरूरत है तब हम डालें, वो पूरा इतना बड़ा पैकेज बता देते हैं कि आदमी उलझ जाता है, कुछ नहीं करता, कहता भाई चलो दवा ही डाल दो, ये सब बेकार है। उसको सीधे टू दी पॉइंट दो चार चीजें जो हैं वही मैं बता रहा था उनको, या जो भी और चीजें शामिल, आसान रास्ता बताओ। और कैसे हम, सबसे पहले जन आंदोलन है कि तुरंत हम लोग इस प्रक्रिया में लगें कि अपने खाने भर का कुछ न कुछ हम लोग पैदा करने लगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि फसल में कीटनाशक का में सबसे ज्यादा केमिकल डल रहा है, जहर डल रहा है, वो सीधा प्रभाव करता है सब्जी के ऊपर। इसका प्रबंधन हमें अति आवश्यक है। इस जो है हम जब जैविक और प्राकृतिक खेती में जो हम काम कर रहे हैं, किसान को सरल सीधी तरीके का बताना चाहिए ताकि किसान करने लगे। अभी मैं बता रहा था, मैंने क्या है, किसान जब सीधी बात पूछे समझे तो वैज्ञानिक बताते हैं। हमने एक 300 पेड़ अमरूद के लगाए। लगाने के बाद हमने पूछा, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी से पूछा, आदरणीय वर्मा जी से पूछा, भैया इसमें कैसे करना है। उन्होंने कहा 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा खोद लो, उसमें अपन राख, बालू और जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला करके गड्ढे में डाल दो। डालने के बाद उसमें जो है पेड़ लगा दो। पेड़ लगा दिया, फिर हमने कहा भाई अब क्या करना है। उन्होंने कहा अब उसको मिट्टी को ऐसा ऊपर चढ़ा दो, वो भी करवा दिया। उसकी पन्नी निकाल दो, वो भी निकलवा दी। उसमें जो पन्नी के नीचे जो कलम होती है उसके नीचे अगर कोई फ्रूट कर रहा है तो उसको निकाल दो। और अब उन्होंने कहा कि आपको जो हम गो का कृपामृत ले गए थे उसका हमने जो है छिड़काव करवा दिया, उन गड्ढों में डलवा दिया। अब उन्होंने कहा कंडों को पानी में डाल करके उन पे छांट डालो और एक एक पेड़ में कम से कम 200 ग्राम की राख और 200 ग्राम छाछ और 1 लीटर बना करके उसको एक एक पेड़ में डालो। ये भी हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सरल तरीका है। अब जब हम डालेंगे उसका हमें रिजल्ट परिणाम दिखेगा तो किसान अन्य किसानों को दिखाएगा और कहेगा। सरल तरीका अगर किसान को बताया जाता है तो किसान अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और ज्यादा तरीका किसान को बताया जाता है तो वो जैसा आप कह रहे हैं कि वो कहता चलो अब दवाई डाल लो दूर हो। ये बात सही है आपका जो कहना है, परंतु हमें दूर नहीं होना है। आप सिर्फ सुन करके आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि लगातार जो आप उधर क्षेत्र में कर रहे हैं अपना प्रयास करते, हताश ना हो। अगर किसान नहीं मान रहा है या व्यक्ति नहीं मान रहा है या नहीं अपना पा रहा है तो हमें हताश नहीं होना है, हमें उसको और मोटिवेट करना है, समझाना है। क्योंकि बार बार अभी हमने जो हरित क्रांति के नाम पर जो पहले आए थे विदेशी कंपनी, उन्होंने तो रात में किसानों के खेत में चोरी छिपे डीएपी यूरिया डाला है और फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उसका प्रभाव बताया, देखिए कितनी फसल हो गई है, ऐसे हो गए। तो किसान को इस प्रकार से मोटिवेट किया है। हमको पुनः अपनी परंपरागत खेती पे आना है तो हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। यही आज का विषय जो चल रहा है, ये जब तक चलेगा, जब तक हमारे सदन के सभी भाई बहनों के सुझाव नहीं आ जाएंगे तब तक हम ये चलाते रहेंगे। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, हम सबको क्या हम कर रहे हैं वर्तमान में ये भी अपनी बात बताएं। हम अभी वर्तमान में ये कर रहे हैं, हमने पूर्व में ऐसा किया है और भविष्य में हम इस आंदोलन को, इस जैविक प्राकृतिक खेती के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये भी आप बताने का कष्ट करें। तो अब मैं अगले वक्ता के रूप में सुझाव लेने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा आज शिवरात्रि के पर्व पे हो रही है और पवन जी ने बहुत सही तरीके से दिशा निर्देश किया कि क्या हो सकता है, किस तरह से होना चाहिए। विषय प्रवेश जिसको हम बोलते हैं वो रखा गया है और बाकी सभी जन, हमारे दिनेश भाई जी हो गए, वर्मा जी हो गए और हमारे अभी डॉक्टर साहब अपने अपने पहलू रख रहे हैं। निश्चित रूप से सबकी जानकारी लेने के बाद में ही कुछ जो चीज बनेगी उसको अपन करने वाले हैं। मैं जो बात रख रहा हूं, आंदोलनों का भी एक शास्त्र होता है
व्यक्तिगत लेवल पे काम करना और सामूहिक लेवल पे काम करना, समूह में काम करना, इसके तौर तरीके थोड़े भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर कहे, मैं 2 उदाहरण दूंगा। विवेकानंद जी जिस काल में थे, उस समय में भी सब लोग अपने यहाँ पे योग कर रहे थे, कर्म कर रहे थे। विवेकानंद जी को प्रश्न पूछा गया, ये आप प्रदेश यात्रा, पूरा भारत भ्रमण, ये करने की क्या जरूरत है? भाई योगी का तो काम होता है अपने अपने जगह पे बैठो, चिंतन करो, ध्यान करो, ये करो, बस इतना ही काम होता है। उससे आगे जनता से लेने का क्या काम है, और उनको उसका मठ बनाने का और साथी बढ़ाने के, इसकी क्या जरूरत है? दूसरा उदाहरण है रामदेव बाबा जी का। वो भी योगी थे, कनखल में अपना आश्रम डाल के, जैसे हजारों वहां पे बने हैं, वैसे वो भी बन सकते थे और अपना मठ और आश्रम करके वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया वो सबके सामने है, उस पर भाष्य करने की जरूरत नहीं है। कि बाकी सब संसाधनों का उपयोग करके वो सिर्फ देश के कोने कोने तक ही नहीं, विदेशों तक पहुंच गए। मैं ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि काम करने का व्यक्तिगत तरीका और समूहों के साथ जोड़कर उसका विस्तारीकरण करने का तरीका, ये 2 भिन्न होते हैं। आज किसानों के जो जिसके लिए पीएफएसपी बना है, छोटे किसानों की बात वाला विषय था। हालांकि मुन्नीलाल जी ने उसको थोड़ा और सेंट्रिक कर दिया है, तो खैर ठीक है, तो प्राकृतिक में ही सम्मिलित कर दिया है, तो उसी प्राकृतिक पर ही बात करेंगे। किसानों के जनरल चर्चा की बात फिर और कभी करेंगे। तो प्राकृतिक चर्चा जो है, तो इसको भी अगर आंदोलन करना है तो व्यक्तिगत स्तर पे तो आज कई किसान कर रहे हैं। आज हमारे योगाहार के कार्यक्रम में ही नहीं बोला तो 100-200 किसान तो निश्चित रूप से आए हैं। हमने ईटार्स में भी देखा और केस स्टडीज के संदर्भ में भी देखा, कई किसान अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या यह आंदोलन बन रहा है? कोई बोलेगा हाँ आंदोलन बन रहा है। मैं थोड़ा विवेकानंद जी, रामदेव बाबा जी के साथ यानी उस तरह से काम करने का अपेक्षा रखता हूं, इसलिए मैं उस लाइन से काम करना चाहता हूं। हालांकि उस लाइन से काम नहीं किया तो भी योगी भारत में थे, तो भी कर्मठ कार्यकर्ता थे, अपने अपने तरह से काम करते थे। लेकिन जिस तरह से और गति से समूहों में जाकर, जनता में जाकर विस्तारीकरण करने की बात थी, तो विवेकानंद जी और रामदेव बाबा जी को अगर माइनस करो, बाकी लोगों बाकी भी होंगे, मैं सिर्फ उदाहरण दिए, तो इनको अगर माइनस करो तो वो काम अपने अपने जगह तक ही यानी सम्मिलित लिमिट में रहता था और उसका आंदोलन नहीं बनता था। आंदोलन बनने के लिए जो रूपरेखा होती है कि हमको जहां पे जिनको पता नहीं है वहां तक हमको जाना पड़ता है। अब यही अगर प्राकृतिक खेती के बारे में कहे तो ये निश्चित रूप है, पहले हमको कोई भी आंदोलन यदि चलाना है, बढ़ाना है, निर्माण करना है, तो उसका भी एक शास्त्र है। पहले तो हमको टारगेट करना पड़ता है, कि निश्चित करना पड़ता है, ध्येय निश्चित करना पड़ता है कि हमको क्या करना है। तो जैसा प्राकृतिक खेती के बारे में जन आंदोलन करने के लिए तो बहुत आसान तरीके हैं कि हमको जो जहरीली क्या केमिकल खेती होती है, तो केमिकल खेती के दुष्परिणाम क्या है, ये तो जनता के सामने हमको रखना पड़ेगा। आज भी जनता के सामने वो नहीं है, पढ़े लिखे जनता के सामने भी नहीं है। जो नौकरी पेशा करने वाले हैं और कई जगह पे काम करने वाले हैं, उनको भी पता नहीं है। लेकिन है, वो तो फैक्चुअल बात है। अस्पताल बढ़ रहे हैं, किडनी कैंसर और हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो और उसके दुष्परिणाम जो होते हैं, पैरालिसिस हो रहा है आदि आदि, तो जो है उनको हमको जो जो भी ग्रुप्स है, चाहे छात्र होंगे, महिलाएं होंगी, विलेजर्स होंगे, और भी जो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स है, इनके सामने हमको रखना पड़ेगा कि टारगेट क्या है। कि अगर लोगों को अपन जैसा हमेशा बोलते तन मन धन की बात समझती है, तो वो तन और धन की बात बहुत आसानी से समझ जाती है। कि तन यानी शरीर पर होने वाले दुष्परिणाम वो आसानी से व्यक्ति समझ सकता है। तो इसलिए
हमको इस पर जो होने वाले दुष्परिणाम है रासायनिक खेती के, चाहे वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर किसी भी माध्यम से हो या जेनेटिक सीड्स के माध्यम से हो, इन दुष्परिणामों को के बारे में हमको जनता को अवगत कराना पड़ेगा। पहला कदम यह कदम जो हम बढ़ाएंगे, उसके अलग अलग प्रकार के साधन हो सकते हैं, चाहे पोस्टर होगा, सोशल मीडिया होंगी, गीत होंगे, नारे होंगे, आदि जो भी है, रैलियां होंगी, वो अलग अलग प्रकार के साधन हो सकते हैं। लेकिन हमको जन जागृति बड़े पैमाने में करनी ही पड़ेगी। और जहां तक उनको पता नहीं है, वो जन जागृति जितने ज्यादा बढ़ेंगी और रसायन खेती के दुष्परिणाम जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतने ही प्राकृतिक खेती बढ़ेगी, उतने ही जो ऑर्गेनिक खेती हम जो बोलेंगे, ऑर्गेनिक खेती या सेंद्रीय खेती है, उतने ही बड़े पैमाने में वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि केंद्रीय सेंद्रीय ये जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती के दुष्परिणाम जब लोगों को पता होंगे, तब वो उसको बॉयकॉट करेंगे कि नहीं, हमको ऐसा अनाज नहीं खाना, भले वो 2 रुपए किलो क्यों नहीं मिलता, 1 रुपए किलो क्यों नहीं मिलता, मुफ्त में क्यों नहीं मिलता, रेशन में क्यों नहीं मिलता। लेकिन लोगों को जब पता रहेगा कि भाई ये खाने से अगर मुफ्त में भी अगर जहर दिया जाए और उससे अगर हमारी तबीयत खराब होती है, ये जिस दिन जनता को पता चलेगा, उस दिन वो बोलेंगे नहीं, हमको वो नहीं चाहिए, 1 रुपए का भी नहीं चाहिए, 2 रुपए का भी नहीं चाहिए, सब्सिडाइज नहीं चाहिए, मुफ्त का नहीं चाहिए। यह जनता से जब बात सामने आएगी कि हमको ये नहीं चाहिए, और वो जब सेंद्रीय अनाजों की तरफ बढ़ेंगे, तो सेंद्रीय अनाजों की डिमांड बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से ही फिर निश्चित रूप से उसके उत्पादक बढ़ेंगे और उनके उत्पादनों को भाव मिलेगा। आज कई जगह पे वही प्रॉब्लम है भाई। 4-5 दिन के पहले एक 4 जिलों की मीट में गया था, वहां पे भी ऑर्गेनिक उत्पादक थे, ऑरेंज और मौसम्बी के साथ में। तो दूसरे उनकी सबकी समस्या वही थी कि भाई हम ऑर्गेनिक तो कर रहे हैं, लेकिन बेचे कहाँ। तो बेचे कहाँ वाली जो बात है, वो बेचे कहाँ वाली बात को यदि हमको निरस्त करना है और उसमें आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से पहला कदम कि रसायनों के दुष्परिणामों के बारे में सोसाइटी के सभी लोगों को हमको जागरूक करना ही पड़ेगा। और उसके तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसा मैंने बोला, एक कदम। दूसरा कि इसका जो कदम होगा कि निश्चित रूप से इस विज्ञान का जमाना है, तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि भाई सब्जियां है या फल है, जो भी है, तो इसके कुछ ना कुछ, जैसा इसके पहले भी मैंने इस मंच पे कहा है कि उसके छोटे छोटे वैज्ञानिक तौर तरीके के पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं कि हाँ ये दूध है, अब ये यूरिया वाला दूध है और ये नॉर्मल दूध है, तो शायद उसको हम लिटमस पेपर जैसा बोलते हैं, ऐसे लिटमस पेपर उसमें डाल के कि हाँ भाई उसका कलर चेंज हो रहा है, हाँ तो इसमें यूरिया है, इसमें नहीं हो रहा है तो ये शुद्ध दूध है। ऐसे छोटे छोटे तौर तरीके हमको वैज्ञानिकों के माध्यम से, लेबोरेटरीज के माध्यम से ढूंढने पड़ेंगे। अगर ढूंढे गए हैं तो उनको उपयोग करना पड़ेगा, और उनका उपयोग कैसे करना, ये फिर से हमको जनता को सिखाना पड़ेगा। उसके माध्यम से जनता खुद जागरूक हो जाएंगी वैज्ञानिक तरीके से, और वैज्ञानिक तरीके से अगर जागृति होंगी तो जागृति बढ़ने का काम जो है वो दौड़ने लगेगा, चलने नहीं लगेगा, बहुत बड़े पैमाने पे वो हो जाएगा। ये दूसरा कदम हो जाएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण कदम जो होता है कि महत्व यानी जागृति की बात है, पहला और दूसरा कदम ये जागृति वाली बात है। तीसरा जो मतलब हम स्टेप चाहते हैं कि उसके माध्यम से फिर जो है जिसको हम समूह बोलते कि सामूहिक पार्टिसिपेशन, और जिसको पब्लिसिटी का पार्ट बोलते हैं कि जिसमें जो जनता बड़े माध्यम से उसमें सम्मिलित होती है। तो सम्मिलित करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अब जो भी तौर तरीके, जो भी चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो या अलग अलग देश के आंदोलन हो, सोशल आंदोलन हो, इसमें क्या किया जाता है, एक एक्शन करते हैं कि जहां जहां पे शक्ति होती है, जहां जहां पे कार्यकर्ता होते हैं, वहां वहां पे सामूहिक, जिसे हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे या सामूहिक सभाएं बोलेंगे, सामूहिक सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें उस देश जहां पे अपने 5-25 लोग देहातों